हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सिलेबस को डिस्कस करने के पीछे एक ही कारण है कि आप का जो प्राचीन काल होता है, प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास को हम तीनों सेगमेंटों में, प्राचीन इतिहास को हम देखते हैं तीनों सेगमेंटों में कि जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सबसे लंबा काल होता है प्राचीन इतिहास का। एक अननोन पीरियड से डेवलप होकर और ये हर्षवर्धन तक के काल की बात करता है, ऐतिहासिक काल की बात करता है। इसमें दो चीज देखा जाता है, एक तो मानव की सफलताएं, दूसरा मानव के विकास कर्म को चलते हुए और साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ। इन सब चीजों का हम देखेंगे प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास के साथ जो उसका हम सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि एक आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो हम चलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस पे। एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और तीसरा होता है हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। तीनों में अंतर यह होता है कि प्री हिस्ट्री में लिखित रिटेन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इस काल का जो इतिहास की रचना हुई है वो स्टोन उपकरणों के आधार पर, स्टोन टूल्स के आधार पर इसकी रचना हुई है। दूसरा, इस काल को हम 3 चरणों में बांट कर देखते हैं। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड। सेकेंड है मेजोलिथिक पीरियड एंड थर्ड होता है नियोलिथिक पीरियड। जो पैलियोलिथिक पीरियड होता है, पैलियोलिथिक पीरियड का जो सैलिएंट फीचर होता है, जो विशेषताएं होती है, उसमें ये है कि प्रिमिटिव मानव अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक वाइज मानव के रूप में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पैलियोलिथिक पीरियड के अंत होते होते होमोसेपियंस का उद्भव हो जाता है। यानी होमोसेपियंस, प्रिमिटिव मानव होमोसेपियंस के रूप में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरा जो इस काल का सेलिंग फीचर है कि जो मानव था, प्रिमिटिव मानव था, वो अपनी जीविका को हंटिंग यानी शिकार के द्वारा चलाता था। शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज करता था, जिसे हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग, फिर से फ्लैग कल्चर आया, ब्लेड कल्चर आया। तो पैलियोलिथिक पीरियड की ये सारी विशेषताएं थी। दूसरा काल मानव चूंकि हंटिंग हो गया था, हंटिंग करता, शिकार करता था, बड़े बड़े पत्थरों को यूज करता था। आदि मानव होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव के पूर्वज जो थे होमोसेपियंस, उनके रूप में चेंज हो जाता है, होमोसेपियंस संतुलित हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो सेकेंड फेज आता है मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक पीरियड का मतलब होता है कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव अब अपेक्षाकृत सूक्ष्म छोटे छोटे उपकरणों का यूज करता था। अभी भी मानव शिकार पे ही अपना जीवन चलाता था, खाद्य संग्राहक था, शिकारी था, लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड की अपेक्षा इसमें ज्यादा विकसित हो चुका था और अब वो अपने शिकार के लिए छोटे छोटे टूल्स या उपकरण, वेपन्स को यूज करता था। दूसरा, पहली बार इस काल में, मेजोलिथिक पीरियड में पहली बार उसने जानवरों को पालतू बनाने सीखा। और जो फर्स्ट जानवर था, फर्स्ट एनिमल के रूप में अगर जिसको पालतू बनाया, वो जानवर था डॉग यानी कुत्ता। तो डॉग
अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पालतू जानवर या पहला वो जानवर जिसको मनुष्यों ने गुलाम बनाया था वो कौन था, यानी कुत्ता था। इसका एविडेंस दो जगह से मिलता है, आदमगढ़ जो एमपी में है और दूसरा बागोर जो राजस्थान में है। दो जगह से इसका एविडेंस मिलता है। थर्ड जो क्वालिटी, थर्ड जो विशेषताएं थी इस पीरियड का, उसमें ये था कि मनुष्य किसी चीज को फेंक के मारने की कला से इंट्रोड्यूस हो गया था, यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीकी। तो इस काल को कहते हैं, इस काल के मानव प्रिमिटिव मिसाइल टेक्निक से यानी आदिम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी से परिचित हो चुका था और वो फेंक के मारता था किसी चीज को। तो उसमें जो आदिम प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है वो है तीर धनुष। यानी मनुष्य तीर धनुष से यानी किसी दूर के लक्ष्य को आसानी से भेज सकता था, टारगेट कर सकता था। भाले का आविष्कार हो चुका था, यानी मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान और धीरे धीरे अपने जीवन को स्टेबल करने की तरफ चल रहा था। थर्ड जो इसकी विशेषताएं हैं, इस काल के अंत होते होते, यानी अगर टाइम से देखा जाए तो 10,000 BC टू 7,000 BC मेसोलिथिक पीरियड को माना जाता है। तो इस काल के अंत होते होते मनुष्य प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करने लगा था, यानी आदिम कृषि करने लगा था। और आदिम कृषि कार्य जो होता है उसे हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि मनुष्य आज यहां खेती किया, फिर से वो लैंड फर्टिलिटी उसकी कम हुई, वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो ये आदिम कृषि तकनीक कहा जाता है, इसे झूम कल्टीवेशन। अब मनुष्य पालतू जानवर बनाने लगा, एग्रीकल्चर भी एक पार्शियल लेवल पर करने लगा। दूसरा कि धीरे धीरे उसके दिमाग और विकसित हुआ और धीरे से उसके विकास के क्रम को आगे बढ़ा और न्यूलिथिक पीरियड आया। न्यूलिथिक पीरियड का टाइम जो है 7,000 BC टू 3,000 BC। जो इसमें डेवलपमेंट हुआ था न्यूलिथिक पीरियड में, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था फायर का प्रयोग। यानी मनुष्य जो अभी तक कच्चा मांस खाता था अब पका के मांस खाने लगा था। हालांकि मनुष्य को आग के बारे में जानकारी पैलेलिथिक पीरियड में ही हो गई थी, लेकिन उसका अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना वो नहीं जानता था। और वो चीजों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते और न्यूलिथिक पीरियड में देखते हैं कि आग का वो उचित तरीके से यूज कर लेता था अपने आवश्यकता के अनुसार। तो फायर का आविष्कार कर लिया। दूसरा एग्रीकल्चर का विकास, यानी अब न्यूलिथिक पीरियड में मनुष्य कृषि कार्य करने लगा था। प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल कार्य तो वो मेसोलिथिक पीरियड में ही करने लगा था, न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर पूरी तरह से करने लगा था। थर्ड, पॉटरी मेकिंग, यानी अब सामान को रखने की आवश्यकता पड़ने लगी थी मनुष्य को। यानी इससे साफ साफ इंगित होता है कि मनुष्य अब अस्थायी जीवन की तरफ मूव कर गया था, बढ़ गया था। तो पॉटरी का विकास हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस काल न्यूलिथिक पीरियड में हुआ था, जो कि मानवीय इतिहास में क्रांति को जन्म दिया था, वो था व्हील का आविष्कार, यानी पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार ने मानवीय जीवन में या मानव के विकास के क्रम में एक क्रांति का कार्य किया था, रिवॉल्यूशन लाया था। इसीलिए बी गार्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक पीरियड को न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया था। खैर, इसी तरह डेवलपमेंट होता गया और ये डेवलपमेंट में आगे हम देखते हैं क्या कि ये सारी डेवलपमेंट, फायर, एग्रीकल्चर, पॉटरी मेकिंग, फिर से व्हील का प्रयोग, तो एक मनुष्य का अस्थायी जीवन की तरफ मूव कर गया था। और पहली बार मनुष्य क्या हुआ कि तांबे का प्रयोग, यानी तांबे का आविष्कार कर लिया था। तांबा धातु, यानी अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य पहली बार किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो था तांबा। तांबे का प्रयोग सीख लिया था। तांबे के प्रयोग में अभी पूरी तरह से तांबा को यूज कर रहा था, लेकिन स्टोन के साथ मिला के, तो तांबा प्लस स्टोन मिलाया, यानी पत्थर मिलाया, तो क्या बन गया? ये पीरियड बन गया चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड,
जिसका टाइम जोन ऑलमोस्ट 3000 टू 2000 BC माना जाता है। चालुक्यलिथिक पीरियड ताम्रपाषाणिक काल की जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं ये थी कि मनुष्य इसमें पूरी तरह से एग्रीकल्चर करने लगा था, पॉटरी का निर्माण करने लगा था, फिगरिन्स मेरे मूर्तियों का निर्माण करने लगा था। तांबे की कई जगह आपको मूर्तियां मिलती हैं, जिससे धातु कर्म से परिचित हो गया था। समाज में एक रूरल कल्चर डेवलप हो गया था, ग्रामीण संस्कृति का विकास हो गया था। और दूसरी चीज कि धीरे धीरे बार्टर सिस्टम के थ्रू व्यापार भी करने लगा था। तो चालुक्यलिथिक पीरियड आते आते मनुष्य पूरी तरह से स्टेबल और व्यापार तरफ मूव कर गया था। चालुक्यलिथिक पीरियड के साथ ही हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी मनुष्य ऑलरेडी पहले क्या होता कि तांबे की जानकारी उसे मिल गई थी। तांबा में उसने टीन मिलाया, यानी कॉपर में टीन मिलाया, बना लिया कांसा। और तांबे में टीन मिलाने का जो क्रम था, यानी जो मेटलर्जिकल नॉलेज थी, वो कहां पे दिखने लगती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देती है। तो कांच से बनाकर और तांबे को हार्ड बना लिया, और इस कांसे का यूज इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर होने लगा था। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दूसरी चीज कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व की 4 सभ्यताएं डेवलप हुई थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, इजिप्ट, चाइना जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, उनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक सभ्यता थी जो सबसे बृहद लेवल पे थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी की टेरिटोरियल या कैचमेंट में हुआ था मोस्टली। यानी आप देखते हैं हड़प्पा की खुदाई सबसे प्रथम हुई थी, सेकेंड मोहनजोदाड़ो, फिर से उसी में आपको राखीगढ़ी, कालीबंगा, चाहुंदड़ो, लोथल, इस तमाम छोटे छोटे या बड़े बड़े पुरा स्थल डेवलप हुए थे, और इनको पूरा मिला के हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और जो सब इंडस एक पवित्र नदी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास ही डेवलप हुई थी। इसकी जो मेन विशेषताएं थी, वो विशेषताएं थी ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फिर से आपका स्क्रिप्ट, वेट एंड मेजरमेंट। मैं इसलिए चारों पॉइंट को बता रहा हूं कि ये पॉइंट ये बता रहा है कि ये जो सभ्यता थी वो वेल डेवलप्ड सभ्यता थी। जैसे इंडस वैली की हम टाउन प्लानिंग देखते हैं कि ये कोई नगर है, ये पूरा एक एरिया है जो दो पार्ट में डिवाइड है, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, डबल स्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है, फिर से रोड एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो टाउन प्लानिंग जो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में था या सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जाती है, वो टाउन प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको आज भी देखने को मिलती है। यानी कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था आज भी वो प्रासंगिक है। दूसरी चीज ट्रेड के भी अपने बहुत बृहद लेवल पर फैला हुआ था। लोथल से, सुतकागेंडोर से जो डॉकयार्ड मिलता है, फिर से सील मोहर मिलती हैं मेसोपोटामिया की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड था सिंधु घाटी सभ्यता की, वो मेसोपोटामिया, सुमेरिया से बहुत बड़े लेवल पे होती थी। नेक्स्ट, इसमें स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट हो गया था। स्क्रिप्ट यानी लिपि, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए, पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। केवल हम अनुमान लगाते हैं कि चूंकि टाउन प्लानिंग, ट्रेड, स्क्रिप्ट, मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, ये सारी चीजें मौजूद थी, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी जो इसको रेगुलेट करता रहा होगा। तो ये सभ्यताएं अपने आप में, जो इंडस वैली सभ्यता थी, अपने आप में बहुत ही विकसित और डेवलप थी।
अब आप जानते हैं कि इतिहास में उत्थान और पतन की कहानी चलती रहती है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सभ्यता का विनाश भी हुआ। विनाश कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियन ने डिफरेंट डिफरेंट मत अपना प्रतिपादित किए थे। किसी ने कहा कि क्लाइमेटिक चेंज से, जलवायु परिवर्तन से इसका विनाश हुआ। किसी ने कहा था कि मलेरिया और एपिडेमिक फैल गया था इसलिए विनाश हो गया था। किसी ने कहा था कि एक्सेसिव नेचुरल एक्सप्लॉइट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ था इसलिए इस सभ्यता का विनाश हुआ था। और किसी हिस्टोरियन ने कहा कि आर्यन के इन्वेजन से इस सभ्यता का विनाश हुआ था। तो उत्थान और पतन, और इस सभ्यता के पतन के बाद, इंडस वैली के बाद एक नया कल्चर हमारे सामने आता है, वो आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है। तो इसके निर्माता थे आर्यंस। फिर क्वेश्चन रेज होता है कि ये आर्यन कौन थे। तो ये आर्यंस को माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, और इस मत का प्रतिपादन मैक्स मुलर महोदय ने किया था लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी के आधार पर और बोगोजगोई का इंस्क्रिप्शन के आधार पर। बोगोजगोई के इंस्क्रिप्शन में जो जिस देवताओं की चर्चा की गई है, उस देवता की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है, और यहां पे आर्यंस ने ही ऋग्वेद को कंपोज किया था, ये माना जाता है। तो इन लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी और बोगोजगोई इंस्क्रिप्शन के आधार पर मैक्स मुलर महोदय ने कहा कि ये जो आर्यंस थे वो कहां से आए थे, तो सेंट्रल एशिया से आए थे। वैदिक एज का जो टाइम जोन है 1500 टू 600 BC। तो और इसका निर्माता आर्यंस थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे। इसका जो लिटरेरी एविडेंस मिलता है ऋग्वेद, लेकिन ये जो नॉलेज था ऋग्वेद का, यानी जो इस पीरियड के जो नॉलेज था वो ओरली ट्रांसपोर्ट होता था, एक जनरेशन अदर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ये ओरली ट्रांसपोर्ट होता था या इंपार्टेड होता था। तो ये मौखिक नॉलेज होता था। इसलिए इस दोनों कल्चर को, वैदिक पीरियड और इंडस वैली को, हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं, आद्य इतिहास में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास है लेकिन हम लिख पढ़ नहीं सकते थे। वैदिक पीरियड को हम पढ़ने की आसानी के लिए दो पार्ट में बांटते हैं। तो वैदिक पीरियड को जब हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड में प्रोटो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप हुए थे। इनकी राजनीतिक व्यवस्था भी थी, जिसमें सभा और समिति पहली बार राजनीतिक संस्थाएं डेवलप हुई थी, और इसे हम कहते हैं प्रोटो डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसका हम डिटेलिंग करेंगे अपने अगले वीडियो में, हालांकि अभी तो हम केवल सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो सभा समिति, और इसके बीच में यानी 1000 के आसपास एक नया डेवलपमेंट हुआ जो मानवीय इतिहास में एक क्रांति को जन्म दिया। वो था आयरन का इन्वेंशन, यानी लोहे का आविष्कार। और ये मानवीय इतिहास में, या हम कहते हैं कि प्राचीन इतिहास में एक क्रांति का काम किया था। इसको हम देखते हैं आयरन के, और आयरन का डेवलपमेंट में, यानी आयरन के आविष्कार ने एक मानवीय जीवन में क्रांति लाया था। जैसा कि हम जानते हैं, आयरन के दो तरह से प्रयोग होने लगा था। पहला प्रयोग था पॉलिटिकल वेपन, यानी राजनीतिक हथियार के रूप में या हथियार के रूप में। दूसरा एग्रीकल्चरल टूल्स के रूप में, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पहले जो मानव या कृषि करता था तो उसका जो हल का फाल होता था वो लकड़ी का बना होता था, तो उतनी अच्छी जुताई वो नहीं करता था, जिससे कि एक जो एग्रीकल्चरल
जो प्रोडक्शन होता था वो उस लेवल पे नहीं होता था, कम होता था। लेकिन आयरन की खोज ने क्या किया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सरप्लस प्रोडक्शन के रूप में चेंज कर दिया। यानी जो कृषि उत्पाद था, अधिशेष कृषि उत्पाद होने लगा, क्योंकि हल की जो लोहे के हल से अच्छी जुताई होती थी और कृषि अच्छी होती थी। दूसरा काम एग्रीकल्चर का एक था आयरन टूल्स का, कि वो जंगलों को साफ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, क्योंकि लोहे के हथियार से जंगलों की कटाई बहुत आसानी से होती थी, जिससे कि एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ता चला गया, कृषि भूमि, कृषि जन्य भूमि बढ़ता चला गया, और जितना ही बढ़ता गया उतना ही कृषि कार्य बढ़ता गया। और क्या हुआ कि सरप्लस प्रोडक्शन आया, अधिशेष की उत्पादन, अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन ने क्या किया, आप जानते हो कि जब आवश्यकता से अधिक कोई चीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बेच देते हैं। क्योंकि इस समय बार्टर सिस्टम अप्लाई था, बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा, तो निश्चित रूप से हमने गेहूं उत्पादन किया, किसी ने दाल का उत्पादन किया, किसी ने चावल का उत्पादन किया, किसी ने किसी चीज का उत्पादन किया, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। इसने क्या किया, मार्केट को जन्म दे दिया, मार्केट डेवलप हुआ। और मार्केट ने क्या किया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को, अर्बनाइजेशन को जन्म दिया, यानी शहरीकरण। यानी आयरन का इन्वेंशन पॉलिटिकल वेपन्स, एग्रीकल्चरल टूल्स के रूप में दो तरह से हुआ। एग्रीकल्चरल टूल्स ने क्या किया कि एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोडक्शन को जन्म दिया, एग्रीकल्चरल सरप्लस प्रोडक्शन ने मार्केट को जन्म दिया, मार्केट ने अर्बनाइजेशन को जन्म दिया या उसका आधारशिला रख दिया। अब अर्बनाइजेशन क्या है, यही अर्बनाइजेशन ने हमारे भारत में 16 महाजनपदों का विकास किया। यानी हम आ गए थे 6th सेंचुरी BC तक, 16 महाजनपद यानी 16 शहर हमारे सामने उभर के आया। इसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन या सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन, द्वितीय नगरीय क्रांति। वो 16 महाजनपद के रूप में आया। इस समय धार्मिक मूवमेंट भी, धार्मिक आंदोलन भी हुए, नए नए धर्म आए, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, फिर से आपका शाक्त वैष्णविज्म, धर्म भी डेवलप हो रहे थे, नए नए धर्म। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद एक पूरी तरह टॉपिक है। 16 महाजनपद को हम 16 महाजनपद यानी 16th महाजनपदा, 16 महाजनपद आप लोग जानते ही हैं कि उसमें है काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल, वत्स, वज्जी, पांचाल, गांधार, सूरसेन, चेद, ये 16 महाजनपद डेवलप हुए। और ये यहां पे मार्क करने की आवश्यकता है कि 16 महाजनपद उत्तर भारत में ही क्यों डेवलप हुए, केवल एक को छोड़कर, वो अस्मक कहां डेवलप हुआ था, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में। यानी अगर ये बनाया जाए कुछ इस तरह, तो 16 महाजनपद कहां डेवलप हुए थे, गांधार, कंबोज, फिर से इन एरिया में मोस्टली ये डेवलप हुए थे। और अस्मक एक था यहां पे। क्वेश्चन ये बनता है कि ये महाजनपद क्यों इसी एरिया में डेवलप हुए, उत्तर भारत में ही क्यों डेवलप हुए। तो इसकी डिटेलिंग हम करेंगे जब इस पर डिस्क्रिप्टिव में कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे 16 महाजनपद पे। तब तक आप लोग सोचिएगा। 16 महाजनपद में एक महाजनपद था मगध। मगध
जो महाजनपद था उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतना अच्छा था, उसकी अन्य चीजें इतनी व्यवस्थित थी, जैसे कि महाजनपद जो मगध महाजनपद था वो गंगा और सोन के कन्फ्लुएंस यानी संगम पे अवस्थित था। जो आयरन रिजर्वायर मिले थे वो भी कहीं ना कहीं बिहार झारखंड में ही पाए गए थे ज्यादा मात्रा में। तीसरा, जो नदियां थी वो ट्रांसपोर्टेशन काम करती थी। इस कारण मगध, आज चूंकि जो नदियां होती हैं तो अपने साथ जलोढ़ मिट्टियों को ले चलती हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो ये सारे जो कारण थे वो क्या किए कि मगध को शक्तिशाली या समृद्धशाली बनाने में पूरी जोर लगा दी। अब ये आप जानते हैं जब 16 महाजनपद है तो 16 महाजनपद के शासक होंगे। अब इन महाजनपदों में एक दूसरे के ऊपर अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए जोर आजमाइश स्टार्ट हो गई। अब इन 16 महाजनपदों, मगध में हरियंका डायनेस्टी था, फिर से शिशुनाग डायनेस्टी, नेक्स्ट नंद डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टी ने क्या किया कि मगध को धीरे धीरे करके एक बड़ा टेरिटोरी में डेवलप कर दिया। मगध की टेरिटोरी को बहुत बड़े लेवल पर ले गए, कह सकते हैं कि एक अच्छा राज्य बनाया। और इसको साम्राज्य के रूप में जो इस मगध डायनेस्टी को साम्राज्य का जो स्वरूप दिया वो दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसी के साथ क्या स्टार्ट होता है, मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी में जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। विद द हेल्प ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर और टीचर चाणक्य। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी के लिए आप लोग चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इन सारे साहित्यों का आप अध्ययन कर सकते हैं या इनका साक्ष्य ले सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत बनाने की पूरी कोशिश किया और उसने काफी हद तक कंप्लीट भी किया, कलिंग को छोड़कर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा शासक आया बिंदुसार। इसने बहुत ज्यादा तो सैनिक अभियान नहीं किया, लेकिन कुछ मात्रा में किया और अपने पिता के दिए हुए साम्राज्य को अछूत बनाए रखा। तीसरी जो नेक्स्ट जो रूलर आया वो आया था अशोक, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और एक कलिंग को जीतकर अखंड भारत की सपना साकार कर दिया और पूरे भारतवर्ष को, यानी आज के अफगानिस्तान से लेकर और नीचे साउथ तक, इधर बंगाल से लेकर और सौराष्ट्र तक को एक सूत्र में बांध दिया। उसके बाद कलिंग का वार होता है। कलिंग के वार में जानते हैं कि अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और अपने आप को, जो पहले वो बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि वो शैव था, शैव से उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध धर्म की तरफ मूव कर गया, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया। बौद्ध धर्म के बाद उसने अपना एक धर्म स्टार्ट किया जिसे हम धम्म कहते हैं, और धम्म से उस कोशिश किया कि पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में हम बांध के रखे रहे। इसके काल में काफी आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। पिलर, स्तंभ, फिर से गुफा आर्ट, इंस्क्रिप्शन काफी डेवलप हुआ आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, जिसमें आप सारनाथ का धमेक स्तूप भी देख सकते हैं, लुम्बिनी का देख सकते हैं,
लेकिन जब एक राजतंत्र होता है तो राजतंत्र की एक कमी भी होती है, और वो कमी होती है कि जो सेंटर में बैठा हुआ राजा जब कमजोर हो जाएगा तो राज्य विखंडित होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही हुआ जब कालांतर में अशोक के बाद उसका जो लास्ट धीरे धीरे जो शासक आए वो कमजोर होते गए, और जो अखंड भारत था, अक्षुण्ण भारत था, वो धीरे धीरे विखंडित होता चला गया। और चूंकि तीन तरफ से भारत की बाउंड्री बनी हुई थी, पानी समुद्र से और हिमालय से, अगर नीचे से देखते हैं कि पश्चिमी पूर्वी भाग पानी से ढका था, दक्षिणी भाग पानी से ढका था, उत्तरी भारत में ग्रेट हिमालय था, केवल एक पश्चिमोत्तर भारत की रास्ता खुला था। और चूंकि हम जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इससे हर आदमी टेम्पटेड होता था और अटैक करने होता। जैसे ही मौर्य साम्राज्य या मौर्य सम्राट की हत्या शुंग वंश करता है, या उससे पहले भी जो पश्चिमोत्तर भारत पर ऑलरेडी ग्रीक, इंडो ग्रीक का अटैक होना स्टार्ट हो गया था, हिंदू यूनानियों का। राजतंत्र में राजा जब कमजोर होता है तो उसका जो सीमांत क्षेत्र होते हैं धीरे धीरे विखंडित होने लगता है। और इसी का फायदा हो लेकर लास्ट शासक मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। लेकिन भारतवर्ष जो अखंड भारत था वो 8 पार्ट में बट गया था। कुछ थे नेटिव रूलर और फॉरेन रूलर। नेटिव में थे सुंगा डायनेस्टी, कण्व, आंध्र, सातवाहन एंड चेदी। जो फॉरेन में थे इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक एंड कुषाण। यानी जो अखंड भारत था वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसमें कुछ नेटिव रूलर थे और कुछ फॉरेन आ गए। ये क्रम चलता रहा। कुषाण के पीरियड में काफी आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट हुआ। गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, ये सब जो संस्कृतियां विकसित हुई या मूर्तिकला के क्षेत्र में विकास हुआ, वो सब कुषाण के द्वारा था, जो इंडो ग्रीक इंपैक्ट को भी माना जाता है। इसको हम डिटेल में आगे करेंगे। उसके बाद चलता गया, फिर एक अखंड भारत को बनाने के लिए बीड़ा उठाया गुप्त एम्पायर ने, गुप्ताज ने। आया गुप्त डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था श्रीगुप्त। जितने हिंदुओं वगैरह आए थे सब इसी में भारत में एसिमिलेट हो गए। शुंग वगैरह, सातवाहन वगैरह, धीरे धीरे करते श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का या गुप्त एम्पायर के एस्टैब्लिश किया। और यहां डेवलप होते हुए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, और एक महान शासक आया जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ये गुप्त शासकों सबसे महान शासक था, और जो विखंडित भारत था उसको एक भारत को, अखंड भारत बनाने का प्रयास किया और बनाया। इसने अखंड भारत बनाने के क्रम में पहला जो युद्ध किया था वो उत्तर भारत के 9 राजाओं के संघ को पराजित किया था, जिस संघ की नेतृत्व अच्युत देवनाग कर रहे थे। उनको पराजित किया। उनको पराजित करने के बाद उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। फिर से ये 8वीं राजाओं को पराजित किया, और लास्ट में दक्षिण भारत का अभियान किया।
ये धीरे धीरे करके साम्राज्य को बढ़ा चला गया और दक्षिण भारत का अभियान जब किया तो दक्षिण भारत में ये गया, मगध दक्षिण भारत में गया और जीता, फिर लौट गया। ये समुद्रगुप्त जानता था, वो एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक और प्रशासक भी था। वो ये जानता था कि मगध में बैठकर, पाटलिपुत्र में बैठकर हम दक्षिण भारत के शासन को डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो यहां जीता, इनको अपनी अधीनता मनवाया, इनसे कर लिया और फिर इनको अपने अधीनता में शासन करने को छोड़ के फिर वो पाटलिपुत्र लौट गया। यानी आगे के इतिहास के लिए इसने अन्य राजाओं के लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया कि मगध में बैठ के हम साउथ को डायरेक्ट प्रशासन में या अपने अधिकार में नहीं रख सकते। इसका पालन अलाउद्दीन ने किया, वो भी आया, इनको लूटा, इनको अपनी अधीनता स्वीकार कराई और फिर लौट गया। लेकिन गलती मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक अपने डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण में इसको लेने की कोशिश किया साउथ के राज्यों को। तो कहा जाता है कि वो उसका सफाया हो गया, उसका विनाश हो गया। उसी तरह औरंगजेब भी साउथ के राज्यों को अपने प्रशासन में सीधा नियंत्रण में लेने की कोशिश किया। तो कहा जाता है कि औरंगजेब के लिए दक्षिण कब्र बन गई। जैसे कहा जाता है ना कि क्वेश्चन बनता है कि स्पेन के नासुर ने नेपोलियन को समाप्त कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण भारत ने औरंगजेब को खत्म कर दिया। व्याख्या करें, ये क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता रहता है। तो समुद्रगुप्त ने एक पैरामीटर स्टैब्लिश कर दिया कि साउथ के राज्यों को डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता है, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करिए, टैक्स लीजिए, निकल लीजिए। जिसने माना वो सफल रहा, जो नहीं माने वो असफल हो गए। समुद्रगुप्त को इसलिए भी हम विंसेंट स्मिथ नामक हिस्टोरियन इंडियन नेपोलियन या भारत का नेपोलियन कहते हैं। अलग अलग उनकी नीतियां थी समुद्रगुप्त की, इसकी चर्चा हम जब डिटेल करेंगे तब करेंगे। खैर, यहां भी वही बात हुई कि इतिहास में उत्थान और पतन की चीजें चलती रहती। जो इसमें श्रीगुप्त ने एस्टैब्लिश किया, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, कला संस्कृति का बहुत डेवलपमेंट हुआ, लिटरेरी डेवलपमेंट बहुत हुआ। नौ इनके वहां चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि, लेखक, इतिहासकार, एक तरह से कहा जाता है कि गुप्ताज पीरियड स्वर्ण काल था भारत के। यूनिवर्सिटीज डेवलप हो रही थी, बहुत डेवलप, बृहत लेवल पे कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ। लेकिन इसका भी विनाश हुआ। इस काल गुप्ता एम्पायर का भी विखंडन हुआ और गुप्ता एम्पायर के खंडहर पे अलग अलग शासक डेवलप हुए, जिसमें था बंगाल के गौड़ शासक, मगध के उत्तरगुप्त, फिर से कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूत, जिसमें हर्षवर्धन था, एंड वल्लभी की मैत्रक। और साउथ में भी चालुक्य डायनेस्टी सब डेवलप हो रही थी। तो इस तरह फिर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इसमें पुष्यभूति वंश जो हर्षवर्धन जिस वंश का था, वो धीरे धीरे उत्तर भारत को एक में फिर से समेकित करने की कोशिश किया और किया भी। और जो
सेंटर ऑफ पावर जो था मगध था, अब वो शिफ्ट होकर कन्नौज में आ गया। और हर्षवर्धन के काल में आप जानते हैं ह्वेनसांग यात्रा किया था, चीनी ट्रेवलर था, भारत की यात्रा की थी, और ह्वेनसांग के बौद्ध धर्म की पालन और उस बौद्ध धर्म के बारे में उसने काफी अच्छा कुछ इतिहास लिखा। उसकी ग्रंथ थी सीयू की, जिसमें सारी चर्चाएं किया था वो। और इस प्रकार हर्षवर्धन के बाद प्राचीन काल मोटा मोटी समाप्त होता है। दूसरा ये था कि हर्षवर्धन के बाद मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, सिंध क्षेत्र में आता है, 2-2.5 साल यहां पर शासन करता है। फिर से मैंने कहा था ना कि फर्स्ट टाइम जिजिया किसने एस्टैब्लिश किया था भारत में, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में यहां पे आया था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में। सेकेंड, महमूद गजनवी आया, जो फेमस सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा, फिर लौट गया। महमूद गजनवी के बाद आया था मोहम्मद गोरी, जो 2 युद्ध किया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, और फिर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो ये सिलेबस डिस्कशन था, और आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको आगे आने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पर पूरी वीडियो मिलेगा, और काफी कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। और इतिहास के जो वैकल्पिक विषय रखते हैं उनके लिए भी, और जो जीएस के रूप में पढ़ेंगे उनके लिए भी। धन्यवाद।